गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग डिस्कस करके पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस किया था, किसी भी बॉडी का जो मोशन होता है उसके कारण से जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उस पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन उस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का डीफॉर्मेशन, इनके कारण जो भी एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड होती है उस स्टोर्ड एनर्जी को अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन, डिफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, डिफॉर्मेशंस के कारण जो भी एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है। क्लियर है बच्चों? यदि टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड अपन बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास होती है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। और फोर्थ अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी कितनी भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस किए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए। मेनली जो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल के अंदर हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दो को स्पेशली अपन डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन ए बॉडी इज एट हाइट फ्रॉम द अर्थ, सो ड्यू टू द stored energy of the position of the object is known as gravitational potential energy। या मैं दूसरे तरीके से ऐसे कह सकता हूं, मान के चलो ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां लेके गया, यदि यहां लेके गया तो कितनी हाइट पर लेके गया, हम बताओ? h हाइट पर लेके गया। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा? mg काम करेगा। कितना काम करेगा बच्चों? mg काम करेगा। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से h हाइट पर लेके जाता हूं तो h हाइट पर ले जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ग्रेविटेशनल पोर्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? ये mg तो इस ऑब्जेक्ट को जैसे नीचे लाने की कोशिश करेगी और मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। और मूव करने में जितना हमारे पास वर्क डन होता है वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में डिनोट हो जाता है या स्टोर्ड हो जाता है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम किससे लिखते हैं? mgs से लिखते हैं। किससे लिखेंगे बच्चों? mgs से। The work done by the external force in the opposite direction of gravitational force to shift the body at h height from the surface of the earth। आपके पास अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को h हाइट पर शिफ्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है। क्लियर है बच्चों? यही इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? यहां पर यदि हम बात करते हैं,
ये मेरे पास कोई भी स्प्रिंग दे रखी है इक्विलिब्रियम स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, मतलब किसी तरीके का कोई फोर्स इस पर वर्क नहीं कर रहा है, इस पोजीशन के अंदर ये हमारे पास गिवन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक कैपिटल एम मास कनेक्ट कर देता हूँ और इसको शिफ्ट कर देता हूँ एक्स डिस्टेंस तक। यदि मैं इसको x डिस्टेंस तक यदि शिफ्ट कर देता हूं तो इस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट होता है, स्प्रिंग फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू, बोलो कितना जनरेट होगा, माइनस के kx जनरेट होता है। यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मोड ऑफ F, तो मोड ऑफ F इज इक्वल टू, बोलो कितना, kx। क्लियर है? मुझे ये निकालना है कि इसको शिफ्ट करने में कितना वर्क डन किया गया, वो वर्क डन किसकी फॉर्मेट में आपके पास स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। ओके, सो इफ दिस स्प्रिंग इज शिफ्टेड by dx distance या stress by dx distance, then work done dw is equal to f dx। dw is equal to, बोलो कितना होगा, f dx। बच्चों मेरी बात सुनना, यहां पर ये जो फोर्स लगाया है ये है आपके पास कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, एफ एक्सटर्नल। क्लियर है? और इधर की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो काम करेगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस, जिससे अपन लिखेंगे माइनस के एक्स। तो एफ एस की यदि बात करें तो स्प्रिंग फोर्स तो हो गया मेरे पास माइनस के एक्स, लेकिन एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ एक्सटर्नल आपके पास एफ एस की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चाहे तो अपन एक्सटर्नल फोर्स को माइनस माइनस अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस के एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये जो वर्क डन शिफ्ट करने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाता है, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल को अपन लिखेंगे के एक्स और डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं। और इंटीग्रेशन कैसे किया, यदि मान के चलो हमारे पास जीरो शिफ्ट किया है या जीरो अपन ने लेंथ को स्ट्रेच किया है तो वर्क डन भी जीरो, और एक्स डिस्टेंस तक किया है तो वर्क डन हमारे पास कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, डब्ल्यू लिमिट जीरो से डब्ल्यू, के कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू एक्स। put value w minus 0, this is k, x square upon 2 and minus 0, so it can be written as w is equal to half kx square। ये हमारे पास स्प्रिंग एनर्जी होगी, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछे तो हाफ के एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये वाला जो फोर्स है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो जितने भी हमारे पास सिंपल फोर्सेस मैकेनिक्स में काम करते हैं, वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स था एक स्प्रिंग फोर्स था, एक टेंशन फोर्स हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे चार तरीके के, और एक रिएक्शन या नॉर्मल फोर्सेस डिस्कस किया था। तो वहाँ भी अपन ने ये फार्मूला पढ़ लिया था, स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर हमारे पास जो नई चीज आई है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, के जानते, स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इस ऑब्जेक्ट का, तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन या मैकेनिकल एनर्जी। हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इस बात का ध्यान रखना, हम कौन से फोर्स के प्रेजेंस के अंदर बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यदि प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में
एडिशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट कर रहा हूँ. The addition of the kinetic energy and potential energy of any system is always constant. This is law of conservation of mechanical energy. देखो बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अपन ऐसे कहते हैं, एनर्जी नाइदर कैन बी डेस्ट्रॉय और नॉर जनरेटेड, इट कैन बी चेंजेस इन वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्म. हम क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ऑलरेडी दो तरीके की है. यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपके पास चेंजेज होगी. लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ, दोनों का जो एडिशन होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन ऑलवेज इक्वल होगा. सो एडिशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. एक चीज अगर मैं बात करूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी में मान के चलता हूं आपके पास दे रखा 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी में मान के चलता हूं 20 जूल. अब कोई भी हमने फोर्सेस लगाया और फोर्सेस लगाने के बाद इसकी वैल्यू हो गई आपके पास, मान के चलते हैं 15 जूल, और ये हमारे पास, या 14 जूल मान लेते हैं, और ये हमारे पास रह जाता है 16 जूल. एक चीज बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, डेल्टा यू इज इक्वल टू आप लिखोगे 4 जूल. यस और नो, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 4 जूल. और यदि मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, 16 माइनस 20 करोगे, इट मींस माइनस के 4 जूल. दोनों का एडिशन करोगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 0, प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो ऐसे भी कहा जा सकता है, एडिशन ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, addition of the change in kinetic energy and potential energy of any object in the presence of conservative force is always zero. मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस होता है, दोनों का जो एडिशन होता है, दोनों का एडिशन ऑलवेज आपके पास किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है. एलजेब्रिक सम कह सकते हैं अपन, अगर प्लस है तो प्लस काम में लेना और माइनस है तो माइनस काम में लेना. ओके बच्चों, तो दो तरीके से अपन इस फॉर्मेट को बोलेंगे. बोलो, फॉर्मेट नंबर 1, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या एल्जेब्रिक सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. या एडिशन एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स जीरो. It is the in presence of conservative force. This is known as law of conservation of mechanical energy. Delta K plus delta U is equal to 0. क्लियर है बच्चों? अब हम इससे रिलेटेड यदि बात करें, इस पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेके चलेंगे, कोई भी बॉडी हमारे पास गिवन है, उस बॉडी को अपन ने फ्रीली ड्रॉप किया है. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फ्रीली ड्रॉप्ड बॉडी. क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रूव दैट ए फ्रीली ड्रॉप्ड बॉडी फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है. तो किस तरीके से बच्चों हम प्रूव करेंगे, ये अपन मान के चलते हैं अर्थ गिवन है. क्या गिवन है, अर्थ. और अर्थ से h हाइट पर, अर्थ से h हाइट पर ये मेरे पास पोजीशन दे रखी है A, जिस पर मास m या m मास की कोई भी बॉल दे रखी. ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं. अगर ड्रॉप करेंगे तो यहां जाके ये पहुंचेगी, यहां ये पहुंचती है तो इसकी हाइट तो 0 हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी वेलोसिटी से ये कॉलाइड करेगी, तो इसकी वेलोसिटी ठीक जस्ट कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से ठीक पहले, ठीक है ना, इसको हमने कितना लिख दिया, कितनी वेलोसिटी होती है इसकी, v होती है. एक वेलोसिटी और लेता हूं मैं, इस वेलोसिटी को लेता हूं h/2 हाइट पर.
यहाँ h/2 हाइट की बात करते हैं, h/2 हाइट पर ये पोजीशन v ले लेता हूँ, ये पोजीशन c ले लेता हूँ, यहाँ वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी कितनी मान ली बच्चों? v1 हमने वेलोसिटी मान रखी। क्लियर है? अगर ये फ्रीली ड्रॉप्ड बॉडी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगी तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, मतलब इस पाथ के हर पॉइंट पर आपके पास एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। किस किस पर? ए पर, बी पर, सी पर। इसके बीच में इस पॉइंट पे ले ले, इस पॉइंट पे ले ले, हर पॉइंट पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। ये चीज अपने को प्रूव करनी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट ए। यदि पॉइंट ए की बात करते हैं, पॉइंट ए पर क्या कंडीशंस हमारे पास रहती हैं, तो पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर आपके पास एनर्जी है, सॉरी वेलोसिटी है 0। तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे या KA लिख दो, KA इज इक्वल टू हाफ m 0 स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज 0, इक्वेशन नंबर 1। देन पोटेंशियल एनर्जी निकलाएंगे तो आपके पास अर्थ से बताओ कितनी हाइट हो गई, कैपिटल एच, तो अपन लिख सकते हैं mg कैपिटल एच, इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, EA इज इक्वल टू KA प्लस UA। KA की वैल्यू हो गई 0, UA की वैल्यू हो गई mg कैपिटल एच। तो हमारे पास पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी हो गई EA इज इक्वल टू mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। दिस इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी मेरे पास mgh निकली। क्लियर है? अब देखो बच्चों, इस पॉइंट बी पर निकालते हैं, एट पॉइंट बी। यदि पॉइंट बी पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी मानी है अपन ने? v1। तो अपन बोलेंगे kb इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। क्या माना है? हाफ m v1 स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू निकालता हूं पहले, इधर निकाल देते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी है? h/2 है। तो यहां लिख देते हैं अपन h/2। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u तो अपने पास 0 है, ये हो गया gh। सो v1 स्क्वायर की वैल्यू अपन लिख सकते हैं g कैपिटल h। वैल्यू पुट करो बच्चों, kb इज इक्वल टू एट पॉइंट v काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और दिस इज gh। So it can be written as Kb is equal to half mgh. Half mgh. This is equation number 4. ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन लेकर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी UB। तो देखेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी यदि V पे निकालते हैं तो अर्थ से हाइट कितनी हुई, ये वाली हाइट अगर अपन निकालें तो अर्थ से ये वाली हाइट हमारे पास बताओ कितनी हुई? h/2 हुई। तो h/2 हुई तो ये हो गई mg, और यहाँ से कैपिटल h/2 हमारे पास हुआ तो UB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको हाफ mg कैपिटल h। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B EB इज इक्वल टू KB प्लस UB। दिस इज हाफ, यहाँ से रखोगे mg कैपिटल H, UB की वैल्यू पुट करोगे बच्चों हाफ mg कैपिटल H। दिस इज रिटर्न एज mg कैपिटल H एट पॉइंट V। दिस इज टोटल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 6। ओके बच्चों, क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट यदि अपन डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट अपन पॉइंट सी पर निकालेंगे। तो पॉइंट सी पर यदि अपन फाइंड आउट करते हैं तो पॉइंट सी पर अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट सी पर अपन देखेंगे यहां पर वेलोसिटी v हो जाती है एट पॉइंट सी। यदि पॉइंट सी पर सबसे पहले अपन लोग फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर,
और v की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कैपिटल एच, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ 0 रख देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो ये अपने पास हो गया 2g कैपिटल H। वैल्यू पुट करते हैं वी स्क्वायर की, के सी इज इक्वल टू हाफ m 2g कैपिटल H, 2 से 2 कैंसिल आउट, के सी इज इक्वल टू दिस इज mg कैपिटल H, इक्वेशन नंबर 7। ओके बच्चों, इसी पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो बताना है इस पॉइंट सी की अर्थ से हाइट कितनी है, 0 है अर्थ से हाइट, और अर्थ से हाइट यदि 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी हो गई, 0 हो गई, यूसी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 8। निकालो टोटल एनर्जी, अपन निकालेंगे ईसी इज इक्वल टू के सी प्लस यूसी, दिस इज mgh प्लस 0, so we can write it EC is equal to mg capital H, mg capital H, इक्वेशन नंबर 9। तो हमने देखा पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी देखो mgh, पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी बोलो कितनी, mgh, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी निकाली mgh, तीनों जगह आपके पास एनर्जी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं हर पॉइंट पर एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, सो इट फॉलोज द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्लियर है बच्चों।